हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम 22 और 23 अक्टूबर दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों दिनों में हमारे पास कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना चाहिए। शुरुआत करेंगे हम यूपी स्पेशल के कुछ वन लाइनर फैक्ट से और जानेंगे कि यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सा फैक्ट निकल के आया है। उसके बाद हम बात करेंगे एक अनुष्ठान के बारे में जिसका नाम है विद्यारंभम। अब ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था इन दोनों दिनों में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एक अधिनियम है जिसका नाम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये न्यूज में क्यों था, इससे हम जो है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो वो आपका पॉलिटी का पोर्शन कवर करने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा अधिनियम, क्योंकि न्यूज में चल रहा था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तिलापिया पार्वो वायरस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था और ये क्या है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत की है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि यहां से इस उत्सव से ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीना कन्वेंशन भी न्यूज में चल रहा था, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों चल रहा था न्यूज में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे एशियाई पैरा खेल से वो कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नैक के नाम से जानते हैं, ने क्या किया है कि A++ ग्रेड से सम्मानित किया है। कौन से ग्रेड से? A++। अब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लखनऊ का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसको A++ ग्रेड जो है नैक ने दिया है। इससे पहले किसे दिया था? लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया था। अब बात आती है कि ये नैक है क्या? राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे 1994 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्थापित किया था। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि देश भर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परखना और साथ ही उनको रेटिंग प्रदान करना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय, शौर्य म्यूजियम को जो है भूमि पूजन किया। इसके बारे में डिटेल में पहले बात हो चुकी है, तो बस यहाँ पे एक रिवीजन हुआ है कि नौसेना का जो म्यूजियम बनने वाला है वो कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर को मिशन महिला सारथी का शुभारंभ अयोध्या में किया। ये अयोध्या होगा, यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। और मुख्यमंत्री ने इसके तहत BS6 मॉडल की 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट यह है कि कजाकिस्तान में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दूसरी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय सेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 का आयोजन करने वाली है। कब करेगी? वर्ष 2024 में। और ये अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक सैन्य अभ्यास होने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। फ्लैगशिप इवेंट मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में भारतीय नौसेना द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। अब आगे हम बात करते हैं, गूगल ने ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है डिजी कवच। डिजी कवच क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक नई पहल है। किसकी? गूगल की है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडीगड्डा बांध। देखिए, बांध से भी क्वेश्चन आते हैं, सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए बांध से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो ये मेडीगड्डा बांध जो है ये न्यूज में क्यों था? न्यूज ये है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने तेलंगाना में मेडीगड्डा बांध को दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला बताया है। तो ये सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन मुझे लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये चर्चा में आ गया है। तो मेडीगड्डा बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। और कहां पे? तेलंगाना में। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसकी खासियत यह है
कि इसके निर्माण में 7 बुर्ज खलीफा के निर्माण के बराबर कंक्रीट का उपयोग किया गया और 15 एफिल टावरों के निर्माण के बराबर स्टील का उपयोग किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मेडीगड्डा बांध कहां पे है? तेलंगाना में है और गोदावरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत द्वारा युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए 6.5 टन औषधि सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जापानी समुद्री बल ने समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में अग्रणी रूप से स्वयं को स्थापित करते हुए अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो विद्युत चुंबकीय रेलगन किसने लॉन्च किया है? कौन से देश ने? जापान ने किया है। इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेना द्वारा अपने तकनीकी जीवन को पूरा होने पर वर्ष 2027 से पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप को चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू कर देगी। यानी कि जो हमारे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर थे उनको वर्ष 2027 से पहले वो धीरे धीरे जो है हटाने का मतलब कि शुरुआत कर देंगे, जबकि वह उनकी जगह पर उनके स्थान पर स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसे हम LUH के नाम से जानते हैं, को बड़ी संख्या में शामिल करने का विचार कर रही है। तो इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। कब से करेगी? 2027 से पहले चीता और चेतक को हटाने का चरणबद्ध तरीके से शुरुआत करेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्यारंभम अनुष्ठान। ये न्यूज में क्यों चल रहा था, इसके बारे में हमको डिटेल में जानना है। तो न्यूज ये है कि केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि विद्यारंभम समारोह में बच्चों को उनके माता पिता की पसंद के विपरीत कोई भी प्रार्थना लिखने या सुनने के लिए मजबूर करना या प्रेरित करना स्वतंत्र विचार और विश्वास की स्वतंत्रता के विपरीत होगा। तो चूंकि ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है खंडन कर रहा है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ था विद्यारंभम अनुष्ठान। तो इसके बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। विद्यारंभम दक्षिण भारत के केरल में एक समारोह है जहां 2 से 3 वर्ष के आयु के बच्चों को विधि पूर्वक दीक्षित किया जाता है। तो किस राज्य से रिलेटेड है? केरल से। इसको आप ध्यान रखेंगे। विद्यारंभम समारोह के भाग के रूप में बच्चे के जीभ पर सोने की अंगूठी से भगवान के नाम के प्रतीक के 3 अक्षर लिखे जाते हैं और बड़ों की मदद से बच्चों से चावल की थाली में अक्षर भी बनवाए जाते हैं। विद्यारंभम उत्सव 10 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी के दिन आयोजित किया जाता है और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके इसको पूरा किया जाता है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार विद्या की देवी हैं। तो विद्यारंभम अनुष्ठान का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा और इसीलिए ये जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ था। अब आगे बात करते हैं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम ये न्यूज में क्यों था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को वर्ष 2016 में लाया गया था और न्यूज ये है कि सारा सनी ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर बहस करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करने वाली पहली बधिर वकील बनकर इतिहास रच दिया है। तो आपको यहां से एक फैक्ट ये देखना है कि सारा सनी को आपको मतलब कि इनका नाम याद रखना है कि ये पहली बधिर वकील बन गई हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग किया है। और इसके तुरंत बाद एक अंधे वकील राहुल बजाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिनेमा हॉलों की मीडिया की पहुंच के लिए एक मामले में याचिका दायर किया है। तो इसलिए ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ था। तो अब हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इसके बारे में जानने चाहिए, तो इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो पहला फैक्ट है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया। इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया। मतलब पहले जो है 7 प्रकार के लोग जो है वो विकलांग की श्रेणी में आते थे, लेकिन अब जो है 21 लोग जो है वो दिव्यांगजन की श्रेणी में आएंगे। शिक्षा और सरकारी नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम से इसे बढ़ाकर 4% कर दिया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है
और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए ये जो है न्यूज में था और यहाँ पे ये आपका एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी का पोर्शन कवर करने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि पहले जो है विकलांगता में 7 ही श्रेणी आती थी और अब उसे बढ़ाकर 21 श्रेणी कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है फैक्ट है। साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 3% आरक्षण से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से। अब चलिए हम आगे बात करते हैं तिलापिया पार्वो वायरस से का कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पलाजाह में तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस की घटना सामने आई है, जो खेत में पैदा होने वाले मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रही है और इससे बड़ी मृत्यु दर हो रही है। तो तिलापिया क्या है? तिलापिया एक मछली की प्रजाति है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इस डीएनए वायरस के कारण खेत में 30 से 50% और प्रयोगशाला में 100% यानी कि 100% तक मृत्यु दर हो रही है। गरीबों की मछली माने जाने वाली मोजाम्बिक तिलापिया को वर्ष 1950 के दशक में भारतीय ताजे जल निकायों में लाया गया था और इसे तमिल में जिलाबी भी कहा जाता है। पानी में कम ऑक्सीजन स्तर में जीवित रहने में सक्षम है। ये मछली देश भर में आक्रामक हो गई है। अब भारत में तिलापिया की खेती आंध्र प्रदेश, केरल के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है और घरेलू बाजार में इसे पूरी मछली के रूप में बेचा जाता है। टीआईपीवी तिलापिया जो है पहली बार वर्ष 2019 में चीन में और 2021 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था और भारत में तिलापिया जो पर्वो वायरस है की घटना करने मतलब कि प्राप्त होने वाला ये तीसरा देश बन गया है। मतलब कि जो इससे पहले तिलापिया पर्वो वायरस आया था वो पहली बार चीन में मिला था, दूसरी बार थाईलैंड में, और ये भारत तीसरा देश बन गया है जहां पे तिलापिया पर्वो वायरस आया है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो ये तिलापिया है ना, ये एक मछली की प्रजाति है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही इसे गरीबों की मछली भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सैन्य धरोहर उत्सव, ये न्यूज में था और ये बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कि ये करंट अफेयर के मतलब कैसे हमारा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको कि यहां से आपको कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिससे आप ट्रेडिशनल में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि ये पूरा का पूरा पीआईबी से लिया हुआ न्यूज है। तो न्यूज ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत की। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य संवाद, कला, नृत्य, नाटक, कथावाचक और प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और धरोहर की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य इस समारोह को हमारे सैन्य इतिहास और धरोहर तथा 21वीं सदी में सशस्त्र बलों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी चर्चा का एक महत्वपूर्ण आयोजन बनाना है। श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर उद्भव परियोजना की भी शुरुआत की। अब आपको ध्यान देना है, क्योंकि सैन्य धरोहर उत्सव ये पहली बार मनाया जा रहा है, तो कहां पे? नई दिल्ली में, और इसी उत्सव में उद्भव परियोजना की शुरुआत की गई है और उद्भव परियोजना से ही ऐसे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सामने निकल कर आए हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में कि ये क्या है, डिटेल में बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। उद्भव, जिसका अर्थ उत्पत्ति है, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्म ग्रंथों और लेखों को स्वीकार करता है, जो सदियों पुराने हैं और इनमें गहन ज्ञान शामिल है जो आधुनिक सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही यहाँ पे प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल की बात आती है तो हम जानेंगे कि क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव के तहत हम प्राचीन काल से ऐसे कौन कौन से प्रश्न निकाल सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है जो सदियों पुराने ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करना चाहती है। प्रोजेक्ट उद्भव हमारी ज्ञान प्रणालियों और दर्शन की गहन समझ को सुविधा प्रदान करेगा और आधुनिक समय में उनके साथ जुड़ाव, प्रासंगिकता और प्रयोज्यता को समझने का भी लक्ष्य रखेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि पीआईबी में और कौन सा डेटा इससे रिलेटेड दिया गया था। तो बताया यह गया कि चाणक्य के अर्थशास्त्र, देखिए अब यहाँ पे चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात आई तो आपको
अर्थशास्त्र से रिलेटेड हिस्ट्री से कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसका आपको रिवीजन करना चाहिए। जैसा चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसा साहित्य रणनीतिक साझेदारी, गठबंधन और कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण जैसी आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ तालमेल बनाता है। अब यहाँ पे साथ ही बात की गई तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुर की, तो तिरुवल्लुर द्वारा लिखित शास्त्रीय तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का ज्ञान युद्ध सहित सभी प्रयासों में नैतिक आचरण की वकालत करता है। यह न्याय संगत युद्ध की नैतिकता को आधुनिक सैन्य कोड और जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांत के अनुरूप है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांत के अनुरूप प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी तमिल ग्रंथ लिखी गई थी, तो आप उसको ध्यान रखे रहिएगा, तिरुकुरुल। और इसके क्या बोलते हैं लेखक कौन है, तो तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्राचीन ग्रंथों के अलावा प्रमुख सैन्य अभियानों और सम्राटों का भी अध्ययन महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चोलों के साम्राज्य अपने समय में फले फूले और उनका प्रभाव में विस्तार हुआ। अहोम साम्राज्य के उदाहरण हैं, जिन्होंने 600 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया और मुगलों को बार बार हराया। तो पीआईबी में जब आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चोल और अहोम साम्राज्य की बात की गई है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनका रिवीजन जरूर करना चाहिए। 1671 में लचित बोरफुकन के नेतृत्व में सराय घाट की लड़ाई समय का चतुराई से उपयोग, मनोवैज्ञानिक युद्ध को नियोजित करने और सैन्य खुफिया जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने और मुगलों की रणनीतिक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए चतुर राजनयिक वार्ता का उपयोग भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे प्राचीन काल में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सराय घाट की लड़ाई कब लड़ी गई थी, युद्ध कब हुआ था, 1671 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था, लचित बोरफुकन ने। अब आगे हम बात करते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है। इस शोध में पहले सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा एक पहल की गई थी, जिसने अर्थशास्त्र, कामंदकीकृत नीतिसार और महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने के बाद 75 रणनीतियों का संग्रह संकलित किया था। प्रोजेक्ट उद्भव सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र और ऑपरेशन के साथ जोड़कर एक मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए भारतीय सेना द्वारा तैयार करता है, जो न केवल देश के ऐतिहासिक सैन्य दूरदर्शिता के साथ प्रतिध्वनित होती है, बल्कि समकालीन युद्ध और कूटनीतिक की मांगों और गतिशीलता से भी मेल खाती है। तो प्रोजेक्ट उद्भव से जो हमारे पास डेटा आया है इंपॉर्टेंट पीआईबी से, वो तो सॉरी वो तो पहला आया है कि आपको यह ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट उद्भव चाणक्य के अर्थशास्त्र को भी दर्शाता है, तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुर के तिरुकुरल को भी दर्शाता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चोल और अहोम साम्राज्य कैसे कैसे अपने साम्राज्य में मुगलों को बार बार हराए हैं, इसके बारे में बताया जाता है। मतलब कि ये अहोम साम्राज्य ने कैसे मुगलों को बार बार हराया है, कौन सी रणनीति अपनाई है, उन सबका प्रयोग भी जो है प्रोजेक्ट उद्भव में करा जाएगा। साथ ही 1671 में जो हमारी सराय घाट की युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व लचित बोरफुकन ने किया था, वहां पे उन्होंने कैसी ऐसी मतलब कि मनोवैज्ञानिक तरीके से युद्ध को जीता था, उसका भी प्रयोग जो है प्रोजेक्ट उद्भव में किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं वीना कन्वेंशन, ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच कनाडाई सरकार ने 20 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने भारत में तैनात 41 राजनयिकों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ वापस बुला लिया। और साथ ही अमेरिका का कहना है कि मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की आवश्यकता होती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 वीना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेगा। तो आपको ध्यान देना है कि वीना कन्वेंशन कब आया था, 1961 में आया था, जिसमें कनाडा के राजनयिक मिशन के मान्यता प्राप्त सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में भी शामिल है। तो ये चीज जो है अमेरिका ने कहा था और इसीलिए वीना कन्वेंशन न्यूज में आया था। राजनयिक संबंधों पर वीना कन्वेंशन 1961 एक संयुक्त राष्ट्र की संधि है, जो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने और उचित संचार चैनल बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों और शर्तों को निर्धारित करती है कि देशों को एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अगर राजनयिक संबंधों पर कौन सा कन्वेंशन आया था, अगर इसकी बात आए एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना होगा वीना कन्वेंशन कब आया था, 1961 में। अब आगे हम बात करते हैं अंत में
एशियाई पैरा खेल से ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। इसकी मेजबानी चीन का होंगझोउ शहर कर रहा है और इसमें भारत की तरफ से 313 एथलीट्स जो हैं वो शामिल होंगे। इस दल का नेतृत्व टोक्यो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने किया है। सभी खिलाड़ी पैरा एशियन खेलों के 22 खेलों में से 17 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार भारत जो है रोइंग, कैनोइंग, लॉन बॉल, ताइकांडो और ब्लाइंड फुटबॉल में चुनौती पेश करेगा। पैरा खेलों में 43 देशों के लगभग 4000 एथलीट 566 स्वर्ण पदक स्पर्धाओं में 22 खेलों में अपना अपना दमखम दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये तो रहा दोस्तों इन दोनों दिनों के करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके बारे में। अगर आपको ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहां पे RO स्पेशल करके एक आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उसमें 3 पार्ट अब तक करवाए जा चुके हैं ज्योग्राफी से, वो सारे के सारे उसमें हैं अपलोड। और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।